नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हम बात करेंगे भाई कि ये कांग्रेस के साथ में क्या हुआ और इतना रोना-धोना क्यों है? इत्यादि, इत्यादि। हमारे साथ हैं अभिषेक तिवारी जी और मैं सीधे उनसे पूछूँगा कि भई ये बताइए कि आप आजकल योगेंद्र यादव जी को देखते हैं या नहीं देखते हैं? सर वो तो मैं 1996 से उनको देख रहा हूँ। बड़ा अच्छा लगता है सुनना सर। अभी उन्होंने एक दीपक शर्मा, आप जानते हैं एक ना जी। दीपक जी, शर्मा जी, जी हुआ जानता करते हूँ। थे। तो उसपे दीपक शर्मा के शो पे योगेंद्र यादव जी ने कहा कि यद्यपि वो ईवीएम वाला जो मैटर है, वो ईवीएम को कभी दोष नहीं देते हैं, लेकिन इस बार जो है, वो उनको लग बहुत रहा है। अधिक धक्का लगा है क्योंकि हुँ। उनको ऐसा लग रहा था कि भई ये संभव है कि जो बीजेपी का जो सिस्टम है उन्होंने 3 कारण बताए। मैं आपको बता देता हूँ। 3 तरह से जी, बीजेपी जो है वो मैनेज करती है जी। और वो पहला कहते हैं कि साहब कि वो जो है वो वोटर लिस्ट में नाम लोगों कटा के देते नाम हैं। कटवा देती है। और दूसरा बता रहे थे वो कि वो बूथ जैमिंग करा देती है। हाँ। तो कैडर है ना उसकी भाई वजह कैड से हाँ, तो बहुत सारे लोग वोट जो है वो वहाँ जाके और लंबी लाइन देख के वापस चले आते हैं। हुँ। और तीसरा वो बता रहे थे कि भाई ये जो है वो अ, टारगेटेड ग्रुप में जाके कन्फ्यूजन फैलाती है, इत्यादि, हुँ। इत्यादि। ईवीएम को हम ब्लेम नहीं करते हैं, जाँच हो जाए। लेकिन लेकिन क्योंकि राजनीति में एक लेकिन सदैव लगा रहता है। लेकिन जिस प्रकार से सुनामी आई है, एक सुनामी उन्होंने भी प्रेडिक्ट की थी, वो तो आई नहीं वो आई नहीं, और यहाँ हरियाणा वाली। सुनामी आ गई, तो जिस प्रकार से सुनामी आई है, तो ये तो बड़े गंभीर सवाल खड़े कर देती है। जी, तो आपका इन सवालों पर क्या कहना है? उसके बाद फिर मैं आपको और कुछ बताऊँगा, जो सर कांग्रेस वाले स्वयं कह रहे हैं। नहीं, नहीं कांग्रेस वाले तो बहुत कुछ कह रहे हैं, पी चिदम्बरम का भी तैर रहा है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी कठिन समस्या में हूँ सर। एक मौलवी साहब कल आए और कहा कि यार तिवारी जी, हमारी मुर्गी कोई चुरा के खा गया। हम बोले अरे! तो गांधी भटकते-भटकते जी की तो बकरी खा गए थे नोआखाली में, उसी के हाँ, बाद तो तो भागे वहाँ से। उसी प्रकार से मौलवी साहब की कोई बकरी पका के खा गया होगा वो या फ्रीडम उधर ऑफ एट मिडनाइट आया है, उसमें वो उन्होंने सीन दिखाया ही नहीं। वो दिखा रहे हैं कि गांधी बाबा जो है वो ब्रिज क्रॉस करके जा रहे हैं और जो है उसको काट देते हैं वगैरह-वगैरह। ये नहीं दिखाया कि उनकी बकरी चुरा के और उसको काट के खा गए और उसके ये बाद तो उन्होंने कहा आप कि भई ये किताब कुछ में नहीं हो बताएँगे। सकता। ये तो आप हुँ? किताब में लिखें। ये सब किससे किताब में लिखने लायक है। वहाँ नहीं चली तो हमारी किताब तो चलेगी इंटरेस्टिंग कहानियाँ ये सब निकाल के। अरे! कहने का तो भई तात्पर्य है मनोहर कि कहानियाँ ही चलेगी क्या? वहाँ मनोहर कहानियाँ सुनाएँगे और हमारी असली बात नहीं सुनाएँगे। नहीं तो हाँ जी, बताइए। नाइस ये सब तो ये सब अभी अच्छा योगेंद्र यादव मनोहर कहानी नहीं सुना रहा था तो क्या सुना रहा था? एक बचपन में रहस्यमयी किताब पढ़ने के लिए मैं पापा कादम्बिनी मंगाते थे तो मैं खरीद लेता था। उसमें तंत्र-मंत्र की बहुत सारी बातें होती थी, भूतिया इंटरेस्टिंग लगता था। 8th-9th में था। हालाँकि हिंदी उस वक़्त भी उनकी खराब ही थी कादम्बिनी की, अब और खराब हो गई है। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि सीबीआई इंक्वायरी हो जाती सर। वो मुर्गी कटी कैसे? वो गज़ल है ना, गज़ल की लाइन वो बेदर्दी से सर काटे अमीर और मैं कहूँ उनसे जनाब आहिस्ता-आहिस्ता हुजूर आहिस्ता। तो सीबीआई की योगेंद्र इंक्वायरी से क्या होगा? सीबीआई तो तोता है। तो इस सीबीआई में सर राहुल गांधी और इन लोगों को बिठाएँगे। टाइट टी-शर्ट वाले बैठेंगे, खुद ही जाँच करके एसआईटी बोलेंगे। एसआईटी जिसमें जो है वो विश्वास नहीं है सर सदस्य एसआईटी पे भी नहीं, नहीं, विश्वास नहीं है। क्या पता वो बिक जाए? सदस्य तो राहुल गांधी नामित करेंगे ना। नहीं नामित कर सकते हैं, लेकिन क्या पता अमित शाह खरीद लें। पैसा है, अडानी का पैसा है। अडानी के पास पैसा है, अडानी ने पैसे पैसे दे करके आपने देखा महाराष्ट्र का इलेक्शन बदल दिया। नहीं, नहीं, ये तो उसका हेड जो है वो जेफरलॉ का बनाया जाएगा। आप जेफर लॉ ही बिक जाएगा अडानी के आगे तब क्या करेंगे? जब नहीं एनडीटीवी बिका बिक है, सकता है तो जेफरलॉ नहीं बिकता है, जेफरलॉ सोरोस से बिकता है। तो सोरसे को मान लीजिए बाबा किडनैप करा लेंगे योगी बाबा तो क्या कर लीजिएगा? हो तो सकता है, होने को तो कुछ भी कर सकता है। अब देखो जब देखिए सोरोस को मोदी बाबा तो अभी तक पार पाए नहीं हैं। देखिए क्या है सर कि जब डरा हुआ आदमी होता है तो उसे हर चीज़ पर अविश्वास होता है। उसे उतनी बड़ी सुनामी वहाँ दिखी और वही एग्ज़ैक्टली अगर आप देखें तो झारखंड का रिज़ल्ट भी सुनामी ही है और उनके फ़ेवर में है।
इस बात को ही अब चिदंबरम आज तक के मंच पे जब कह रहे हैं तो चमचे बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि आई हैड वेरी बैड एक्सपीरियंस विथ बैलेट पेपर्स। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। अब या तो पूरा का पूरा चिदंबरम इनवैलिड आदमी करार दे दिया जाए या संघी करार दे दिया जाए। देखिए मेल्ट डाउन समस्या ये नहीं है सर। देखिए मैं योगेंद्र यादव जी से बड़ा सेफोलॉजिस्ट हूं, मैं गर्व के साथ कहता हूं। 3 कारण में से एक कारण तो सबसे पहले मैं बता देता हूं। ये लोग सुबह से शाम तक तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा मुख्यमंत्री खेल रहे थे। कहां से चुनाव जीतिएगा? चुनाव जीतने के लिए एक सिस्टम होता है। और आप कह रहे हैं नमस्कार देवी और सजनों, हम खेलेंगे कौन बनेगा मुख्यमंत्री। हमारे सामने हॉट सीट पर आकर के बैठे हैं उद्धव ठाकरे जी, सामने वो बुढ़े शरद पवार जी बैठे हुए, लेकिन उनको पीछे कर दिया सुप्रिया से। सुप्रिया ने बोला कि हम बैठेंगे, सुप्रिया सुले ने, और सामने से आ रहे हैं कांग्रेस के राहुल गांधी जी, और उन्होंने क्या खोल के देखिए। सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल को एक कॉपीराइट स्ट्राइक देना चाहिए। यूट्यूब के जो दर्शक हैं उनको समझने आना चाहिए कि सेम कंटेंट अगर चुराया जाता है तो कॉपीराइट स्ट्राइक आता है। अब ये कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों आया सर, मैं ये बता रहा हूं। जब नरेंद्र मोदी जी की डिग्री दिखानी थी तो ऐसा ही एक लॉकर था, और लॉकर से केजरीवाल ने खोला और वहां से निकला क्या? डिग्री मोदी जी की। सेम कॉन्सेप्ट को महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने रिपीट किया। लॉकर तोड़ा, लॉकर से निकले अडानी। इस वजह से सबसे पहले केजरीवाल का कॉपीराइट क्लेम बनता है सर यहां पर। भाई ऐसे नहीं, कम से कम आइडिया सीधे सीधे मत चुराओ, कुछ इनोवेशन रखो, कुछ नया रखो। अब आप सोचिए सर, जिनके पास नए आइडियाज तक नहीं है वो चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं। वो तो झारखंड में चूंकि कांग्रेस और राजद का कुछ था नहीं, सब कुछ जेएमएम के ऊपर हो रहा था, तो ये सारी चीजें हो गई। लेकिन अब समस्या ये है कि माने कैसे कि हम तो भाई पॉलिटिकल इतने देखिए दीपक शर्मा हो गए, अशोक वानरवेड़े हो गए, सॉरी क्या नाम था, वानखेड़े हो गए। ये लोग अपने आप को जिस तरह का पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं, वो कैसे साबित करें कि हम गलत हो गए? यूट्यूब चैनल तो चलाना है, अगले महीने भी दर्शकों को बुलाना है, वो कहानियां तो बनानी है, मनोहर कहानियां। तो वो एक खैनी रगड़ने वाले हैं पत्रकार, वो भी खैनी रगड़ के पत्रकार पत्रकारिता के नाम पे तो कर ही रहे। अब आप देखिए कि एक हमारे प्रिय मैग्सेसे अवार्डधारी है, वो कह रहे हैं कि भाई साहब ये सब कुछ मैया योजना के चलते नहीं हुआ। मतलब मैया योजना को बोल रहे हैं कि ये विकास है, और महाराष्ट्र में जो लाडली बहन योजना है वो भाई गलत है। लड़की, लड़की, लड़की। अब ये जो है सर, इस हिपोक्रेसी के कारण अगर मैग्सेसे अवार्ड मिलता है तो आई एम अफ्रेड। कम से हमको कम भी मिलना चाहिए। आप लोगों को ये देखिए कालिका है, दिखाते हैं आपको, आज का हेडलाइन है। हाँ, दिखा दीजिए। ब्लर हो रहा है। ईवीएम, हाँ, ईवीएम ब्लेम, वो दिख रहा है, ईवीएम ब्लेम। हाँ, अभी ब्लर नहीं हो रहा है। ठीक है। तो अच्छा, इस बड़ा कह अच्छा रहे हैं याद साहब, दिलाया। कांग्रेस वाले खुद जो है वो कह रहे हैं कि साहब ये क्या कर रहे हो आप, बेवकूफी की बात। नहीं, नहीं, वो हमारे सर्वे में दिख रहा था कि महायुति आगे जा रही है। सर देखिए, एंटायर राहुल गांधी के आसपास का इकोसिस्टम घोर मुस्लिम लीग वाला है, फ्लैट अर्थ सोसाइटी के मेंबर। अब यार जब मुस्लिम मुस्लिम लीग में जिन्ना था, बहुत काइया आदमी था वो ठीक है, लेकिन अभी जो है फ्लैट अर्थ सोसाइटी के मेंबर उन्हें हाईजैक कर रखा है। फ्लैट अर्थ सोसाइटी के मेंबर, सॉरी मेंबर नहीं, मेंबरान होते हैं। दर्शकों को मैं बता दूं, फ्लैट अर्थ सोसाइटी के जो मेंबरान होते हैं वो मानते हैं कि भाई धरती फ्लैट है। तो जब साला धरती है फ्लैट है तो ईवीएम तो हैक होबे ना करेगा है? इतना कॉमन सेंस क्या लगाना है संजय सर? तो ये जो जमाते मेंबरान लोग हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। और देखिए आखिरी बात, अब ये कोर्ट में गए थे, कोर्ट ने लताड़ मारी है। बोला अरे नलायक, एक स्टेट में जीतते हो, एक स्टेट में आते हो, और यहाँ बिना किसी एविडेंस के मुंह उठा के होता निकल यहाँ से। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन चूंकि विश्वास ही नहीं है। और बड़ा अच्छा एक बात बोली चिदंबरम ने, बड़ा अच्छा तो नहीं लेकिन वो रियलिटी है। तो इसका मतलब ये है वो कम से कम अपनी चीजों को तमिलनाडु के अंदर ही या जहां भी है असेस कर रहा है, और उसी से आप हार और जीत को चेंज कर सकते हैं। उसने बोला कि पूरी दुनिया इस वक्त राष्ट्रवाद, आइडेंटिटी और नेशनलिज्म को चुन रही है। पूरी दुनिया में ये चेंज हुआ है, तो भारत भी इससे अछूता नहीं है। ये अच्छा पॉइंट उसने किया। कम से कम यहां पर अब कांग्रेस आके अगर सोचे तो दो तीन चीजें परिवर्तित करनी पड़े। सबसे पहले राहुल गांधी को कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनना होगा उसके लिए, क्योंकि मानने को कोई तैयार नहीं है ना कि वो हैं जनेऊधारी। वो सब करके, कुछ दिखावा करके, कालनेमी सा भेष बदल के कुछ अगर जनता को ठग सके तो रिजल्ट आएंगे इस प्रकार के, जो जनता को बेहतर ढंग से बताएगा। और जो कहेगा मुसलमान
मुसलमान मुसलमान, तो हिंदू समाज कह रहा है मुसलमान मुबारक। आप अपना मुसलमान अपने वोट में रखिए सर, और हमारा हिंदू वोट हमारे साइड रहेगा। जी। ये तो अब आपका ये जो हुआ यहाँ पर, इसका आगे क्या परिणाम होगा? आपके बिहार में क्या होगा? बिहार में आपने सारी सीटें कैसे जीत ली? ईवीएम से जीती सर, ऑनेस्टली ईवीएम से जीती। फिर आगे भी तो ईवीएम फिर से जीतेंगे, इसी तरह से हाँ, करते रहेंगे। हाँ, मतलब आप ऑपोजिशन को कोई चांस नहीं देना चाहते। नीतीश कुमार को आप जिता देंगे और प्रशांत किशोर को हरा देंगे। ये हम कैसे हराएंगे? प्रशांत किशोर खुद कह रहे हैं कि जदयू अपना वक्फ के ऊपर स्टैंड क्लियर करे, और ललन सिंह कह रहे हैं कि भाई हमारा तो वक्फ के ऊपर स्टैंड क्लियर है, मुसलमान हमें भले वोट दे न दे, लेकिन हम तो सबका विकास करते हैं, हम तो राष्ट्रवादी सरकार के साथ खड़े हैं। तो प्रशांत किशोर ने ये बात बोल करके कि वक्फ के ऊपर जदयू अपना स्टैंड क्लियर करे, ये अपने लिए जो प्रशांत किशोर ने गड्ढा खोदा है, इस गड्ढे में वही गिरेंगे। क्योंकि एक सेंटिमेंटल वोट जा रहा था, विशेषकर अगड़ी जाति का, जो बीजेपी से या जदयू से नाराज था, और ये लोकसभा चुनाव में खूब हुआ, लेकिन अब नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपना इस्लामिक एजेंडा क्लियर किया। इस समय वक्फ बोर्ड को जो जो टच करेगा वो समझ नहीं रहा है। कुछ लोग तो भैया, तो वक्फ बोर्ड को तो आपकी बीजेपी ने ही टच कर लिया ना, अब क्या होगा? कहा, उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि हम बजट सत्र में इसको पेश करेंगे, ये तो नहीं कहा कि वो यू टर्न मार रहे हैं। पेश करेंगे, बजट सत्र के अंत में करेंगे। बजट सत्र के अंत में करेंगे, एग्जैक्टली वही बात है ना, ठीक है। तो एग्जैक्टली वही बात नहीं है, अंत में करेगा क्या मतलब हो गया? मानसून सेशन तक। बजट सत्र के अंत में अरे मानसून साहब, सेशन। यू टर्न है, आप मान जाओ। देखिए, मैं नहीं मानता कि ये यू टर्न है। इसके पीछे का 2-3 इंपॉर्टेंट कारण है, वो मैं बता देता हूं सर आपके दर्शकों को। बताइए ठीक साहब। है, नवंबर से लेकर मार्च तक देश भर में दंगे प्लान किए गए थे, देश भर में, और हिंदू कई तो ऑर्गेनाइजेशन को भाई, बुलाया गया है। वो मार्च के बाद भी प्लान हो जाएंगे। कोई दंगे ऐसे दंगों को तो जब आप संभल की तरह डील करेंगे तभी रुकेंगे। हाँ, तो संभल की तरह डील हो रहा है ना सर, डील हो रहा है सर, अरे, ऐसा नहीं है। एक दिल्ली में हो जाए, फिर देखो कैसे डील होता है वहां पे। देखिए, 2-3 बातें हैं सर। सरकार ने कंप्लीटली ये बोला है कि 2-3 चीजें हुई हैं, इनसे जो गलतियां हुई हैं मैं तो वो बता देता हूं। इनको वो वैलिडेशन के लिए नहीं जाना था कि विपक्ष को संतुष्ट करेंगे और अलग-अलग हम मस्जिदों को, मदरसों को जाकर के भाई, विजिट करके ये आखिरकार तो रायशुमारी बनाने का प्रयास करेंगे। ये आखिरकार तो सबका विश्वास है ना। देखिए, रायशुमारी बनना ही नहीं है। ये गलती क्यों है रायशुमारी बनाने का? क्यों, कौन मुसलमान मानेगा कि वक्फ बोर्ड खराब है? जब उसको फ्री में इतना भूमि मिल रहा है, 9 लाख हेक्टेयर अरे तो सिर्फ साहब, पाकिस्तान था सर। 10 लाख हेक्टेयर यहाँ पे भूमि है, तो वो कौन क्यों मानेगा? ये तो सीधे-सीधे माले लैंड जिहाद गनीमत हलाल है, उनकी बड़ी किताब में लिखा हुआ है। लिखा हुआ है। उनका उनका जो है वो मजहब कहता है कि भाई माले गनीमत बहुत अच्छी चीज है। तो जब माले गनीमत तो उनको लेना है, तो फिर वो आपकी बात क्यों मानेंगे? अब इतना सा यही नहीं समझते? अरे भाई, किसी कुरान के विद्वान को बुला लें, मुझे ना बुलाएं, आपको ही बुला लें, मैं आपको पीछे से बताता रहूंगा। बात को उनको उनको कुरान, देखिए कुरान के विद्वान की मानी नहीं है। जो जगदम्बिका पाल का ये जो पूरा टीम है, जगदम्बिका पाल ऑनेस्टली तो बीजेपी के वो हैं, लेकिन कब आए हैं बीजेपी में? पूरी उम्र तो सेकुलरिज्म के पीछे गुजार दी। अब सब कुछ पीछे से पुश होने के बाद भी, अब हाँ, आलोचना तो मोदी को ही झेलनी पड़ेगी और अमित शाह को ही, क्योंकि फाइनली तो आप ही ऑल इन ऑल। कोई भी पूछेगा तो यही पूछेगा। सदन में जब ये बात उठ रही थी, उसी टाइम मार्शल्स को बुला के फेंकवा देना था, और कह रहा था भाई बिल तो हम अभी टेबल करेंगे। अब विक्ट्री स्पीच में नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि वक्फ बोर्ड असंवैधानिक है। ये बात हमको ध्यान रखना चाहिए। अरे ये कहा ही तो है, किया क्या है? महाराष्ट्र के विक्ट्री स्पीच में आपने कहा ना कि असंवैधानिक है, तो अब असंवैधानिक रूप से देखिए, दो तरह से डील हो सकती है। या तो आप योगी जी बनिए, उन्होंने वक्फ बोर्ड को अलग ढंग से डील किया, चूं ना निकाल सका कोई। अब देखिए, महाराष्ट्र में आप मानो या ना मानो, लेकिन महाराष्ट्र में योगी का मैसेज चला है, और सबका किसका विश्वास चला? नहीं चला है, ये आप भी सबका, जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब योगी का मैसेज चल गया, तो उसके बाद फिर से सबका विश्वास आ गया। ऐसा लोगों को लग रहा है, जो मैं देख रहा हूँ, जो फीडबैक मुझको दिख रहा है,
और जिस प्रकार का वार्तालाप चल रहा है इस समय ट्विटर पर, लोग जो हैं इससे अत्यंत निराश हैं। निराश है, निसंदेह निसंदेह निराश होंगे। और ये तो बीजेपी को देखना है ना। अगर आप बिल टेबल नहीं करेंगे और सीए की तरह डिले करेंगे तो बिहार चुनाव है, यूपी चुनाव है, ये बात ध्यान रखना चाहिए। और ये जो बिहार में ईवीएम मैंने कह दिया 4-0 नहीं, भले योगी जी की सभा नहीं हुई हो, लेकिन एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। किन किन कास्ट लाइन में वो ब्रीच हुआ है मैं बता सकता हूं। बताइए। एक है तो सेफ है, कुर्मी हो गया, यादव माइनस अदर ओबीसी में सिर्फ कुशवाहा का कुछ चंक उधर शिफ्ट हुआ, बाकी पूरा एनडीए की तरफ ही शिफ्ट हुआ है। तो यादव माइनस ओबीसी प्लस सवर्ण और दलितों का इंटायर 60%। अच्छा, ये भी बड़ा मुसीबत करेगा बीजेपी को भविष्य में। अभी तो एनडीए में चूंकि चिराग पासवान है तो ऑल ओके लग रहा है, लेकिन बिहार के अंदर चर्चा होने लगी है कि भाई हमको एक्स्ट्रा आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए, सब पासवाने लेगा, सब फलाना जाति लेगा, ढिमकाना जाति लेगा। हरियाणा में तो कर दिया सैनी। ये बात हो रही है ग्राउंड पर। और अगर आप इसको ठीक से नहीं अप्लाई करेंगे, आप देखिए दो फ्रैक्शन तो अभी आपके सामने दिख जाएगा। चिराग पासवान अलग बात करते हैं, जीतन राम मांझी अलग बात करते हैं। लेकिन ठीक है, चूंकि आपको विधानसभा में चिराग पासवान की आवश्यकता है, अब उनके बिना कुछ होना नहीं है। और कम से कम वो इस मामले में तो अच्छा है कि जितनी सीटें मिलती है, भले झारखंड में टफ सीट मिली थी, अपनी सीट वो निकाल गया, तो अपने सीट पे काम करने में वो दूसरे लोगों की तरह कोताही नहीं बरतता। किंतु फाइनली चला वही है, बटेंगे तो कटेंगे। और बांग्लादेश का प्रभाव इतना अधिक है बिहार में, इसको कोई अगर इग्नोर करेगा तो महामूर्ख होगा। इसके दो उदाहरण बताता हूं जिससे साबित होता है। गिरिराज सिंह जी ने एक टेस्ट करने के लिए हिंदुओं के लिए यात्रा निकाली। अब आप देखिए कितनी अधिक भीड़ वहां पर, पूरे अररिया से लेकर के वो किशनगंज होते हुए आई, सीमांचल होते हुए, और बहुत अच्छी भीड़, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। दूसरा, बिहार के लड़के, पता है सर, बागेश्वर धाम सरकार के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, जो इस वक्त हिंदू एकता के लिए कर रहे हैं, बिहार के लड़के ट्रेन पकड़ पकड़ के उनकी यात्रा में जा रहे हैं। ये अपने आप में सब इन्फ्लुएंसर ही हैं। बिहार के इन्फ्लुएंसर, एक मोबाइल चाहिए होता है, एक बोया का माइक होता है, ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करने लगता है। वो बिहार, ये वास्तविकता है सर। और आप बिलीव कीजिए, इसने बहुत कुछ बदला है। पर कैपिटा इन्फ्लुएंसर की सबसे अधिक मात्रा बिहार में ही है, ऐसा बताया जाता है। होनी भी चाहिए, होनी भी। इसने बहुत कुछ बदला है सर बिहार में। आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे आपको कलेजे वाले मिल जाएंगे जो सीधे मिशनरियों के गढ़ में घुस रहे हैं। ठीक है, उसको भी जेल हुई थी अभी, मुजफ्फरपुर वाला लड़का, लेकिन वो गढ़ में घुस गया, बोला क्यों कन्वर्ट कर रहे हो। और डर का माहौल है, चीजें बदल रही हैं, लेकिन किस नाम पर बदल रही हैं? हिंदुत्व के नाम पे, सनातन के नाम पे। और जब बाबा ये कहते हैं कि कोई माई कलाल हिंदुओं को छू नहीं सकता उनके रहते हुए, तो वो साबित करते हैं संबल के अंदर। दोनों के मूल अंतर को हम लोग समझ ले तो अगर बीजेपी अपने निर्णय से यूटर्न मारती है, चूंकि विक्ट्री स्पीच में मोदी जी कह रहे हैं, तो परिणाम दिल्ली का इन्हीं के सामने भोगना पड़ेगा। वो अभिषेक तिवारी और संजय दीक्षित सर को थोड़ी ना भोगना है। हम चाहते हैं कि आप सही ढंग से काम करें, लेकिन आप बजट सत्र के अंत में कम से कम कर दें। वो भी अगर ये नहीं तो आप खुले मंचों पे आके कहें कि हाँ हाँ ये हमसे चीजें हुई हैं, थोड़ा सा डिले हो रहा है, हम इसमें कुछ और एडिशन चाहते थे। मैं तो ये एक बात कहता हूं, इनके पास अब अमेंडमेंट की जगह कुछ ऐसा कर दे, एक संवैधानिक बॉडी ऐसा बना के छोड़ दें कि एब्रोगेशन के बराबर माना जाए। कुछ इनके पास ना बचे, सब सरकार के पास बचे। कल आपने मेरा जो विचार विमर्श हुआ था विष्णु जैन जी के साथ में, वो देखा था क्या? नहीं, मैं देख नहीं पाया था। मैं देखूंगा उसे। मैं विष्णु सर का सारा एपिसोड आपके चैनल पर देखता हूं, किंतु अभी तक मैंने वो देख नहीं पाया, मतलब मैं नहीं देख पाया था। उसका कारण आपको पता है सर, आज भी डिले मैंने इसीलिए मांगा, मैं थोड़ा सा बाहर था ग्राउंड को लेकर के। क्योंकि उसमें जो है, जो कहते हैं ना साहब इसको समाप्त कर दे, तो समाप्त करना तो कोई साधन हुआ नहीं ना। आज आपका जैसे वो कहे सोसाइटीज़ एक्ट है, कहते हैं साहब इसमें गड़बड़ हो रही है, सोसाइटीज़ एक्ट खत्म कर दो, तो जितनी रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ हैं उनका क्या होगा? तो ये जो वक्फ का जो पूरा का पूरा इतना सिस्टम जो बनाया हुआ है, इसमें इतना सारा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको रिक्लेम कैसे करोगे? इसीलिए मैंने बोला है कि सर इसको समाप्त नहीं करना, इसको ऐसी गवर्नमेंट बॉडी बना दीजिए जो फुल्ली सरकार के या एचएमओ किसी के कंट्रोल में आ जाए,
और आप सीधे उसका कंट्रोल अपने पास ले लो। हाँ, बिल्कुल, उसका सजेशन उन्होंने दिया है, बहुत अच्छा सजेशन दिया है कि साहब एक आप उसमें डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन कमीशन बनाइए और हर प्रदेश में बनाइए, पूरे देश में बनाइए, तो कोई भी बॉडी ऐसे जिसका भी डिस्प्यूट जो पेंडिंग है, वो सारी की सारी वहाँ जाएँ और उनके फिक्स टाइम में 2 साल में वो समाप्त हो जाए। तो इस तरह वही का डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन मैकेनिज़्म और जो धंधा करते हैं, जो इन्होंने कर रखा है, भई अभी बनारस के 115 साल पुराने मंदिर को इन्होंने क्लेम कर दिया ना, विद्यालय को, मंदिर में उदय प्रताप विद्यालय को, कॉलेज को भाई, उदय प्रताप कॉलेज को कॉलेज अब 115 वर्ष पुराना है। अत्यंत प्रसिद्ध कॉलेज है वहाँ का। 115 वर्ष पुराना है। तो ये जो मैकेनिज्म है ना, इसको बंद करने के लिए चीजें मैं हैं। इसलिए कह और रहा हूँ कि देखिए, जो मुस्लिम लॉ है, मुस्लिम लॉ के हिसाब से तो भई सारी ज़मीन अल्लाह की है। तो फिर तो इसलिए भारतीय का आप पूरा और मैं, काफ़िर जितने भी हैं, नॉन मुस्लिम, वो सारे के सारे एन्क्रोचर्स हैं। हम्म तो इसी सिद्धांत को मानते हुए इन्होंने पूरे इज़राइल को एन्क्रोचर घोषित कर रखा है। इसीलिए हम्म हमास ये कहता है कि साहब इनके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। हम्म तो फिर नहीं, तो अब ये उसी की ओर जा रहे हैं ना। और आप जो हैं, वो अपने सीधे-सीधे ये नहीं कह सकते, नहीं कह पा रहे हैं कि भई कुछ लोग तो कहते हैं, लेकिन शीर्ष नेतृत्व को करना चाहिए कि भई शरीयत नहीं लागू होगी यहाँ पर। यहाँ पे शरीयत का प्रावधान हो सकता है, लेकिन ये यहाँ शरीयत नहीं होगी, जिसको शरीयत चाहिए वो हिजरत करे। हाँ, हिजरत करे। बोलिए। हम्म सही बात है, वो हिजरत करे। ऑल इन ऑल एक चीज है कि आप, बहुत सारे लोगों को ये बात समझ नहीं आता कि कैसे योगी जी विद इन द लॉ, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन चीजों को निकाल के लेके आ जाते हैं। बहुत अच्छा उन्होंने निकाला है। यूपी को लेकर के यूपी में जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड को लेकर के नियमावली बना दी। अब आप आइए ना, बात कीजिए ये बाबा से। बाबा आपको सीधी-सी बताएंगे। बात है भैया, वक्फ एक्ट जो है, वो एक कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो कंकरेंट बस लिस्ट में ये होता है कि लॉ जो है वो इनैक्ट करता है सेंटर, उसकी नियमावली जो है, रूल्स जो है वो स्टेट बनाते हैं। उन्होंने बस बना दिया। तो ये चीजें भाजपा के बाकी स्टेट को सीखने के लिए कितना समय लगता है? कि योगी जी को फोन कॉल के बराबर, अरे बाबा बहुत कमाल किया, थोड़ा सा हमको आइडिया दीजिए क्या क्या करना है, बता देंगे। इतना भी तो मुश्किल नहीं है। हाँ, अगर बीच में आपका अहम कुछ दम्भ आड़े आ रहा है तो उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप ही ने नारा दिया एक है तो सेफ है। बाबा ने तो बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया, तो आप एक होइए भैया सेफ होने के लिए, वरना मैंने बाबा का नारा चेंज कर दिया ना, बाबा ने तो कहा था एक है तो नेक है। हाँ, अब उस नारे को आप एक है तो नेक है कहिए, सेफ है कहिए, उससे तो कोई मतलब नहीं है। ऑल इन ऑल बात यह है कि इस बार आप एक और चेंज देखेंगे, जो मैं अभी जेडी के मंच पे भविष्यवाणी कर रहा हूं। वोट ले लिया आपने हिंदुओं से, हिंदुओं ने वोट दे दिया। 8 साल तक हिंदुओं ने अपने वोट का, 10 साल तक ये नहीं मांगा, अब मांगेगा हिसाब किताब। और तब बीजेपी को समस्या होगी। और बीजेपी को ही नहीं, हिंदुओं का वोट लेकर के जो भी सरकार बनाए, उनको अपने वादे पूरे करने होंगे। पवन कल्याण ने किया तो अगली बार भी आएगा, आप देख लीजिएगा। आप इनसे ज्यादा खतरनाक मोड में तो चंद्रबाबू नायडू चल रहे हैं, जो कि परम सेकुलर माने जाते थे, वो तो सुन भी नहीं रहे हैं। मतलब कि ऐसे कैसे नौकरी कर रहे हैं यहाँ पर, ये बताइए। ये तिरुपति बोर्ड में ये सब गैर हिंदू कहां से नौकरी कर रहे हैं? निकालो इनको, या वीआरएस ले लो। 2 ऑप्शन दे दिया, या तो वीआरएस ले लो या नौकरी से खुद रिजाइन कर दो। आप कल्पना कीजिए कि इस तरह का डिसीजन यूपी में हो जाता तो कितना बवाल हो जाता। वैसे यूपी में है ही नहीं, किंतु इसी तरह का मिलता जुलता कोई चीज होता, प्रकरण होता और यूपी में होता या पीएम करते तो कितना बड़ा होता। तो आप सिर्फ मांगेंगे वोट और हिंदू फिर उसका ये नहीं मांगेगा कि भैया पे बैक टाइम है, ये भूल जाइए। दिल्ली इनके लिए लास्ट कॉल होगा, वरना बिहार के पहले अगर इन्होंने नहीं किया तो बिहार भगवान बचाएंगे। बचाना तो उन्हीं को है। जी। अभी तो ये बात चल रही है कि देवेंद्र फडणवीस को बनाएँगे कि नहीं बनाएँगे? अब देखिए, व्यक्तिगत इसमें बहुत मेरी व्यक्तिगत सोच है। मैं मानता हूं कम से कम कि जो इस वक्त महाराष्ट्र में सिचुएशन थी, मैं होता तो उद्धव को कोई मौका नहीं देता और मैं एक बार फिर से एकनाथ को बनाता। ये मेरा, आप लोग मुझसे बिल्कुल डिसएग्री कर सकते हैं, ये आप नहीं, लोग नहीं, का वो मत है। मैं वो बात तो कह ही नहीं रहा हूँ।
बीजेपी का बनेगा ये तो तय हो गया। हाँ, अब लेकिन देवेंद्र बीजेपी में फडणवीस नहीं छोड़ के कोई दूसरा बन सकता है, ये बात चल रही है। हाँ, ये चल रही है, बिल्कुल चल रही है। उसके भी कारण है, उसके भी कारण है। कई लोग, आप, मैं नाम नहीं लूंगा, छोड़िए, दर्शक समझ जाएं, बीजेपी में कुछ टॉप मोस्ट पे, एकदम टॉप मोस्ट पे लीडर हैं, ठीक मोदी जी के नीचे, जो बड़े इनसिक्योर इनसिक्योर आजकल फील करते हैं, चाहे वो यूपी के संदर्भ में हो या फिर महाराष्ट्र भैया के संदर्भ देखो, में हो। 2 नंबर पे तो बाबा पहुंच गए और धक्के से पहुंचे हैं, कोई किसी के कहने से या किसी की कृपा से नहीं पहुंचे हैं। और जो अपने आप को 2 नंबर पे रखना चाहते हैं वो कृपा से हैं, वो धक्के से नहीं है। एक बात तो ये यही, सीधी-सीधी मान लो। इसी ये तरह से मूल अंतर देवेंद्र फडणवीस भी अपने कार्यकलाप से एक पहुंचेगा। प्रकार से अपने कर्म से आगे बढ़े म- हैं। मेरे पास संघ के, मैंने ही एक्चुअली संघ के एक बहुत महत्वपूर्ण आदमी को भी फोन किया था थोड़ी देर पहले, शोभा में आने से पहले, कि अब तो क्लियर हो गया, अब तो एक नाथ पीछे भी चला गया, अब क्यों डिले हो रहा है? तो आपको पता नहीं है, वो नेताजी नहीं मानेंगे, इनसिक्योर हैं। तो बोले उनकी इनसिक्योरिटी ने यूपी को डुबा दिया, उनकी इनसिक्योरिटी फिलहाल राजस्थान को डुबाने के कगार पे। मैं अभी बता रहा हूं, राजस्थान में संभवतः ये दोबारा ना आए, कम से कम अगले 5 साल बाद जो चुनाव होगा उसमें नहीं आएंगे। और उनकी इनसिक्योरिटी भैया देश पे भारी पड़ जाए, इसलिए ये ठीक नहीं है, उनको कुछ अलग फिर से समझाना चाहिए। ये चुनावी जीत जो सब कुछ हुआ है, इसमें उनका कम से कम महाराष्ट्र, और ये क्रेडिट ले जाए बात और है, महाराष्ट्र और हरियाणा में कम से कम मैं उनको क्रेडिट नहीं देता, उनका है भी नहीं कोई रोल। हाँ, झारखंड के अपने हार का क्रेडिट ले सकते हैं, क्योंकि पूरी सेंट्रल लीडरशिप वहां पे उतारी थी और लोकल लीडरशिप को बाईपास किया गया था। प्रश्न यह है कि जहां भी नंबर 2 लोकल लीडरशिप पैदा नहीं होगा, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, वहां आपको क्राइसिस अनुभव होगा। वहां पर देवेंद्र फडणवीस थे, नाना पटोले थे, मानिए न मानिए, कोई एक नाथ शिंदे थे, कोई माने न माने अजीत पवार थे, ये सब अरे अपने नाना आप में पटोले लोग। तो दूसरी तरफ थे भाई। सॉरी, मैं कह रहा हूं लीडरशिप की बात, लीडरशिप की बात मैं कह रहा हूं। दूसरी तरफ वो शरद पवार के गैंग गैंग में हो या किसी गैंग में, मैं कह रहा हूं वहां पे लोकल लीडरशिप एक है। वो 500 वोट से भी जीता ना नाना पटोले, वो अपने वजह से जीत गया। अगर वहां पर कोई दूसरा होता तो नहीं जीतता सर, मैं ये कह रहा हूं। लोकल लीडरशिप स्टेट यूनिट का होना जरूरी है। बिहार में सबके पास है, तेजस्वी यादव है, तेज प्रताप यादव है, आप उसको पगला कह दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो है। लेकिन फोर्स वो 2 सीट पर ही रखता है, लेकिन 2 सीट पर रखता है। जहानाबाद हरवाया था उसने तेजस्वी यादव को। कहने का तात्पर्य है कि आपके पास बिहार में कौन सा नाम है? मुझे नाम बताइएगा जरा। मंगल पांडे नाम नहीं है, विजय सिन्हा वो नाम नहीं है, नाम देवेंद्र फडणवीस है, नाम अजीत इसीलिए पवार। उसको इसीलिए उसको बाहर रखना है, क्यों? अब यही बात है कि वो नाम बन रहा है ना, नंबर 2 नंबर 3 लेयर। आज तक ये कम से कम राजनीति अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय नहीं हुई थी। देखो जी, क्या है कि देवेंद्र फडणवीस ने इनको जो है वो अपने दांत नहीं दिखाया कभी। बाबा ने दांत दिखा दिए। बाबा को टच नहीं कर रहे। ये आप क्या बताना चाह रहे हैं कि दांत दिखाओ? अब तो महाराष्ट्र चुनाव हो गए, अब तो तो महाराष्ट्र भाई, चुनाव हो गया। अब आप ये बताओ, उस व्यक्ति को ना आपने सीएम से डिप्टी सीएम बना दिया। हम्म एक बात इससे बताऊं, अधिक गलती कर रहे आज्ञाकारी हैं। कौन मिलेगा? नहीं नहीं, गलती कर रहे हैं। संघ का पूरा नागपुर का समर्थन है देवेंद्र फडणवीस को। ये अगर जितना डिले करेंगे, हम्म फिर संघ दिल्ली में हाथ नहीं लगाएगा, फिर जीत लेना तुम। ये जो सारा हुआ है, इसमें कुछ लोगों को फिर से जो ये बार बार जब देखिए, जैसे ही मेरी जीतते हैं तो। जानकारी जो है, ये संघ जो है वो हरियाणा और महाराष्ट्र पर वो पूरा सहयोग करने को इसी शर्त पर तैयार हुआ था कि वो जो महोदय जो हैं वो असुरक्षित महोदय, वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो अब तो कर रहे हैं ना। नहीं, चुनाव के समय। अब चुनाव हो गए तो फिर फ्री है। अब फिर चुनाव नहीं आएगा। ये देखिए, ये जो मैं इसी के बीजेपी की जो मूल समस्या उत्पन्न हो रही है ना, ये लोकल लीडरशिप को लेकर के, यही मोहन यादव जी नेता बन रहे हैं, आपने सीएम बना दिया तब। वरना आप देखिए, मध्य प्रदेश की भी स्थिति वैसी ही आ रही है। मध्य प्रदेश में भी वही स्थिति है, राजस्थान में तो बहुत बेकार स्थिति होने वाली है, क्योंकि लोकल लीडरशिप कोई उठ ही नहीं रहा है। और अगर आप ध्यान देंगे ना, तो यूपी में भी बाबा को अगर छोड़ दें,
कोई है नहीं। क्यों? आप केशव तो प्रसाद मौर्य है ना। का है मतलब क्यों मुंह खुलवाना चाहते हैं आप? मजा लेना चाहते हैं? अगर योया की तरह योगेंद्र यादव वाला शो करना है तो बोलिए, वो कर लेंगे। करिए ना, क्यों? केशव भ्रष्ट प्रसाद मौर्य में क्या बुराई है? इतने महान नेता हैं, पिछड़ों के नेता हैं। देखिए, महान है, पिछड़ों के नेता है, 2 चीज़ में, और या उनका जो संघ को लेकर के, या जिस समय वो कार सेवक कर रहे थे, या बीजेपी से जुड़े थे, जिस कम्युनिटी से हैं, वो कम लोग जुड़ते थे। ये सारी बातें मैं कहता हूँ, केशव प्रसाद मौर्य जी के लिए। उसमें कोई संदेह नहीं है। महत्वाकांक्षा होना भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मास लीडर हैं, ये अगर आपको भ्रम होने लगे, तो फिर आप चुनाव नहीं जीत पाइएगा। मास लीडर आप नहीं हैं। मास लीडर अन्नामलाई था। उसने अपने ऊपर जितना 10%, 12% तमिलनाडु में वोट शेयर आया, वो उनके वजह से है। मास लीडर वो होता है, करिश्मेटिक लीडर होता है, जिसके आह्वान पे कोई चल पड़े। वो धीरेन्द्र शास्त्री है। मतलब मेरे कहने का मतलब नेता नहीं है, लेकिन वो मास को अपील करते हैं। कोई बात कहते हैं, अच्छा मास आपके पीछे जुड़ती क्यों है? क्योंकि जो हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, सिख समाज, जो भी समाज का जो नेता बनना चाहता है, वो बात वो कहे जो समाज उससे सुनना चाहता हो। योगी जी ने जो दांत दिखाया ना, ये बटेंगे तो कटेंगे। इस देश का हिंदू बांग्लादेश के बाद भारतीय जनता पार्टी से, या जो भी सनातन की राजनीति करता है, उससे खुल के सुनना चाहती थी कि यस, वी आर अंडर थ्रेट एंड वी हैव टू यूनाइट। अगर हम एक नहीं हुए तो हम बर्बाद हो जाएंगे, वो देख लो बगल में। और कमाल की बात है, योगी जी ने जब मंच से ये बातें कही तो बांग्लादेश का उदाहरण भी दे दिया। तो ऐसे लोग बनते हैं मास लीडर। पैदा होते हैं लोग ये पॉलिश करके, टाइट टी शर्ट पहन के, यहां से वहां दौड़ के, पूरा भारत भ्रमण करके, इंडिया टुडे मैगजीन में 10 बार आर्टिकल छपवा के, वो मैच्योरिटी नहीं आएगी, वो मास लीडर बनेंगे नहीं, वो भले एलओपी बन जाएगा। तो उसके जीवन का शायद संभवतः लक्ष्य भी यही हो कि मैं एलओपी ही बनना है, मुझे पीएम नहीं बन सकते तो कम से कम ये वाला पोजीशन तो ले लो। तो अगर ऐसे करना है तो ठीक है। आप मैं 100 रैलियां गिनवा सकता हूं योगी जी की, और 100 रैलियां सेकंड नंबर जी जिनकी हम बात कर रहे हैं। उन रैलियों में भीड़, एक रैलियों में भीड़ बुलाई जाती है और एक योगी जी को भीड़ देखने पहुंचती है। 2 अंतर है। भीड़ बुलवाना, चूंकि आप इतने बड़े पोजीशन पर हैं, तो हर एक बिहार का, यूपी का जो भी नेता है, छत्रप नेता है, वो गली का नेता है, वो एमएलए है, वो जिला अध्यक्ष है, वो सब अपने लोगों को बस में बिठा बिठा के चलो 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 चलो, आ रहे हैं आ रहे हैं, जरूरी है भैया, हमको अपनी पहुंच दिखानी है। तो ऐसे रैलियां होती है, उन रैलियों में भीड़ बुलाई जाती है। किंतु 2014 के चुनाव में कम से कम मैंने बिहार में देखा था, जब मोदी जी रैली करने आए थे, वो भीड़ बुलाई नहीं गई थी। लोग सुनने के लिए गांव गांव से ट्रेन पकड़ के स्वयं आ रहे थे। सुनना है। पता चला ब्लास्ट हो रहा है, बोला कोई बात नहीं, फिर भी सुनेंगे। सुनना है मोदी को। जो ब्लास्ट से नहीं डर रहा है, हम उसके समर्थक होकर कैसे डर? वो भौकाल था। तो जो वो बनता है किसी आदमी का ऑरा, वो अपने कर्मों से बनता है। नंबर 2, तो किसी नेता का होता कौन है, ये भी मैं दर्शकों को क्लियरली बता दूं। सर झुका के यस सर करने वाला अक्सर नंबर 2 बन जाता है। बहुत आसान है, क्योंकि वो शीर्ष पर है, तो नंबर 2 वही बनाएगा जो यस सर बोलेगा। किंतु उस नंबर 2 को रिप्लेस कौन करता है? वो बाबा जैसा ही आदमी करता है। बोला कि हम फोर्स से कर देंगे। उसका भी उदाहरण भारतीय जनता पार्टी की ही राजनीति से दे देता हूं। 2012 का समय था और मोदी जी जीते थे गुजरात का चुनाव। बीजेपी में गहन मंथन हो रहा था कि कुछ भी हो, मोदी को नहीं बनने देना है। इंटायर लाल कृष्ण आडवाणी जी की जो लॉबी थी, जो आज के समय, अब तो बहुत सारे लोग नहीं रहे इस धरती पर, उनका स्वर्गवास भी हो गया, लेकिन वो लॉबी मोदी को रोकने का सारा प्रयास कर चुकी, स्टेटमेंट्स दे दिया, यहां तक कि नीतीश कुमार से अलायंस टूट गया, लेकिन मोदी को रोक नहीं पाया। क्यों? क्योंकि जन समर्थन था। इसी प्रकार से कोई योगी को रोक नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि योगी जी इधर 2027 का चुनाव जीते और देश का जन समर्थन उनको पहुंचा देगा, और जन समर्थन से बड़ा कोई वॉइस नहीं होता, उससे बड़ा कुछ चीज होता ही नहीं है सर। जी। हाँ, आपने बात की अभी इसमें दृष्टांत दिया धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का। तो ये जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का ये जो चल रहा है आंदोलन, इसका क्या उद्देश्य है और इसके क्या दूरगामी परिणाम आप देखते हैं? देखिए, अब कम से कम
बिहार, यूपी वाया जो कि लोग जा रहे हैं। अ, कल मेरी बिहार से भी जा रहे हैं लोग? हाँ, लोग जा रहे हैं। देखिए, समय होता है सर, कालखंड होता है। एक कालखंड मैं बहुत छोटा था तो देखा था लोग गाँव-गाँव से, मेरे भी गाँव से ईंट पर जय श्री राम लिखवा करके अयोध्या जा रहे थे। क्यों? राम मंदिर बनेगा। उसने राम मंदिर के साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी को भी नींव दी। अब चूँकि धीरेंद्र शास्त्री जी इस वक़्त जो कर रहे हैं, उन्होंने कभी भी ये नहीं खुल के कहा कि बीजेपी के साथ हैं। किंतु उन्होंने हमेशा योगी जी की तारीफ़ की और नरेंद्र मोदी जी की तारीफ़ की, पहली बात। दूसरी बात, संत समाज से कोई आज तक भारत की धरती पे इस प्रकार का निकला ही, मतलब पहले तो निकले थे जो इंदिरा गांधी के समय, और जिनको गोलियां तक जहां चली सदन के पास, वो हमने देखा। कम से कम आप लोगों ने तो देखा होगा, मैंने तो पढ़ा ही है। किंतु पिछले 20, 30, 40 वर्षों में संत समाज की तरफ से हो रहे अ, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार को लेकर के, जिस प्रकार से अलग-अलग कानून बनाए, जिस प्रकार से मास लेवल पे कन्वर्जन हो रहा है, संत समाज ने सिर्फ हिंदुओं से लिया, कुछ दिया नहीं। धीरेंद्र शास्त्री जी युवा हैं, डायनेमिक हैं, और एकमात्र ऐसे संत हैं जो खुल के बात कह रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश के संदर्भ में हो, वो कन्वर्जन के संदर्भ में हो। और आप देखिएगा, कई संत इनके विरोध में आएंगे। ये मैं चाहता हूं कि वो जो आए वो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि इस समय भी लाइन वो क्लियर ड्रॉ है। या तो आप धीरेंद्र शास्त्री जी जैसे राष्ट्रवादी संत के साथ हैं, जो राष्ट्र के निर्माण में एक योगदान दे रहे हैं और चल रहे हैं, या आप अविमुक्तेश्वरानंद बन जाइए, जिनकी क्रेडिबिलिटी ही समाप्त हो जाएगी। इस वक्त अगर आप वो टच कीजिएगा, बहुत ज्वलंत मुद्दा है। वो जहां जा रहे हैं, हिंदुओं की भीड़ नहीं आ रही है, वो एक होके जा रही है, जात पात को तोड़ रहे हैं। जयपुर डायलॉग्स के इस बार समिट पे मैंने एक बात कही थी कि हिंदू जागरण इस वक्त बाल्यकाल में है, यौवन अवस्था को प्राप्त नहीं किया, लेकिन जब प्राप्त करेगा, ये जाति की बैरियर भी टूटेगी, और उसको जो फिर से ब्रेक करने का प्रयास करेगा, वो सड़कों पे दौड़ाया जाएगा। और ये होगा सर, और ये उसी रास्ते में भीड़ जा रही है। और इसके कई कारण है, नेशनल, इंटरनेशनल, जियोपॉलिटिक्स, सब कुछ है। किंतु उसका मूल में यह है कि भारत में इस वक्त जो परिवारवादी पार्टियां हैं, वो सब उस लाइन पर हैं कि हिंदू को डिवाइड करना है कास्ट में। तो उसका शोर बहुत ज्यादा है, और थ्रेट परसेप्शन हिंदू पहली बार महसूस कर रहा है कि नहीं नहीं, जो मेरे चारों तरफ हो रहा है, उसको आंख बंद कर लेने से जो सूर्य मध्य में मेरे ठीक सर के ऊपर चमक रहा है, रात तो नहीं हो सकती। जो बात कह रहे हैं धीरेंद्र शास्त्री सही है। इसका इंपैक्ट सर होगा बिहार चुनाव में, यूपी चुनाव में, हर एक चुनाव में होना है ऐसे संतों का इंपैक्ट। और ये लोग जितना अधिक बोलेंगे, उतना अधिक देखिएगा विपक्ष क्या करेगा। विपक्ष गाली देगा किसको? धीरेंद्र शास्त्री जी को। कई बातें कह सकता है, अरे अपनी बेटी को काहे नहीं ब्याह दिए, अपनी बहन को काहे नहीं ब्याह दिए। उससे समाज पूछने लगा है, आप ध्यान देंगे तो, कि तुमने अपने जो नेता उन पे एलिगेशन इस प्रकार के लगा रहे हैं कि तुमने तो अपनी बेटी का विवाह यादों में किया, तुमने अपनी बेटी का विवाह करके मीर कासिम के साथ पहल क्यों नहीं कर ली, करा देते। तो जो अभी टच करेगा वो बर्बाद होगा। इसलिए हमारे देखे अकल्यस जी ने तो जाति प्रथा तोड़ के विवाह किया ना। वाल्मीकि समाज की लड़की थी, जाटव समाज की लड़की थी। सवाल, रावत प्रश्न तो वो पूछ रहे हैं ना, रावत मैं नहीं राजपूत पूछ रहा थी। हूं। प्रश्न तो ये मैं यही बोल रहा हूं, प्रश्न तो वैसे ये ये नहीं भी है। बड़ा गजब का मामला है साहब, ये जो यादव जो हैं जब पिछड़े बने हैं, तो गजब, ए, ए, गजब बात है। ए, राव बलबीर सिंह जो थे, उन्होंने 1925 के आसपास ये पूरा आंदोलन छेड़ा था कि ये हमको शूद्र कैसे लिख दिया हम्म, अंग्रेजों ने, हम तो यदुवंशी क्षत्रिय हैं, जो हम्म, कि तथ्य भी है। और उस आंदोलन के चलते 1931 के बाद बहुत सारों ने ये, बहुत सारी जो आजकल जो हम्म। खुशी-खुशी पिछड़े बन रहे हैं, उन्होंने आंदोलन किया कि साहब हमको ये शूद्र कैसे लिख दिया आप लोगों ने। उसके चक्कर में 1931 के बाद जो आप कहते हैं ना जातीय जनगणना नहीं हुई, अंग्रेजों ने दुखी होके, परेशान होके इतने सारे आंदोलन झेलते हुए उनका ये करो ही मत, झंझट ही मत करो, जातीय जनगणना समाप्त। आपको एक और बात और बताऊं सर। आज जो है वो कह रहे हैं, तो भाई हम भी, हमें जान पता है कि यादवों में कृष्णवंशी भी होते हैं और हाँ, कंसवंशी भी होते हैं।
हाँ। तो भाई कुछ कृष्णवंशी जो यादव हैं, वो तो आगे आओ। नहीं, वो तो आगे आए हुए हैं। वो तो आए हुए हैं। वो उत हरियाणा का वो उत्तर एक प्रदेश की बात कर अहिरवाल रहा हूँ ट्वीट ना। है। भाई हाँ, तो हरि यादव जो है वो पूरे भारत में बीजेपी को वोट देता है, 2 जगह छोड़ हाँ, के। बिहार, यूपी। बिहारी बिहार में वो तो कंसवंशियों के साथ में है, यूपी में वो कंसवंशियों के साथ में। आप ज़रा ध्यान देंगे ना तो एक ट्विटर हैंडल है, एक्स हैंडल है हुँ। अहिर करके जो हरियाणा का चलाता है। जितनी बेदर्दी के साथ उनको छीलता है यूपी और इनको लेकर के, वो कहता है ग्वाल हैं ये लोग, कोई गड़रिया बोलता है। मतलब इतनी बेरहमी के साथ बेइज्जती करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो समाज है, जो परिवर्तन है, परिवर्तनशील लोग परिवर्तन अडॉप्ट करते हैं और बाकी जो कंसोनेंसी होते हैं वो तो कभी अडॉप्टेशन नहीं करते। उनका तो एक में वो लक्ष्य होता है कि उनको लगता है कि भाई यही है, हम ऐसे ही कर लेंगे। तो कंसोनेंसियों ने तो लिटरली अपना वो एक कानपुर के फेमस लल्लू हाजी हैं, वहाँ पे थोड़ा-सा दर्द हुआ होगा उनको, लेकिन उन्होंने प्रॉपर खतना कराया है। इसमें कोई संदेह नहीं। आप उनके वक्फ बोर्ड पर स्टेटमेंट्स देख लीजिए कंसोनेंसियों के। जब चल रही है बात तो चल ले। बिहार के इस वक्त विधानसभा में वक्फ बोर्ड पे ही बवाल हो रहा है और यूपी में कंसवंशी भी वही कर रहे हैं। अरे ऐसे कैसे छीन लोगे भाई? अरे भाई साहब, तुम्हारी भूमि पे भी क्लेम किया है, फतुहा में बिहार में किया, जाओ पूछो उनसे। हैं? ये क्या चल रहा है? वोट के कारण, क्षणिक स्वार्थ के कारण तुम कितना इस समाज का, इस देश का नुकसान कर रहे हो। उन सबका भी परिणाम आएगा संजय सर, सबका परिणाम आएगा, सब नेता भोगेंगे। समझदार नेता पवन कल्याण बनेंगे और जो विशुद्ध रूप से ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए टाइप के लोग हैं, वो समझ नहीं पाएंगे और वो इसी भटकाव में रहेंगे जैसे जनाब उद्धव ठाकरे बन रहे। तो जनाब उद्धव ठाकरे बन गए कोर वोटर की ये शिकायत। हैंडल है अहीर्स ऑफ इंडिया। जी। अहीर्स ऑफ इंडिया, जो लोग भी देख रहे हैं इसको अवश्य फॉलो करें, अहीर्स ऑफ इंडिया। यही है। अनिल अनिल यादव की ऐसी तैसी की है ऐसे। अरे सबकी करता है सर, सबकी करता है। अरे ग्वाल, अरे गडेरिया, और जिस बेदर्दी के साथ करता है, मैं आप मुझे चौंक जाता हूं मैं भी यार। गट से लड़के में खुलेआम बोलता है, अरे अरे तू अपना गोत्र बता ग्वाले। स्पेस में बोल रहा था, अरे ग्वाले तू अपना गोत्र बता। ये अनिल यादव लोग नहीं लगेंगे ऐसे लोगों से, नहीं लगते ऐसे। देखिए ऐसा जो हिंदू है ना, और ब्लंट हिंदू जब बनेगा ना, तो आप उससे लगने से डरिएगा। और ये लोग ये तो कह रहा है कि ग्वालों ने अहीरों की आइडेंटिटी चुराई, जिसके कारण समय-समय पर क्षत्रिय अहीर समाज को अपमानित होना पड़ा। हाँ, सही बात है। अच्छा, इसमें गलत क्या लिखा है? कौन-सी लाइन गलत है? और यूपी के जो है वो उछल-उछल के कह रहे हैं कि हे हमको आभीर कहा गया। देखिए, ये कमाल है जयपुर डायलॉग्स का, परिश्रम का कि अच्छा, अच्छा इसमें इसने तो बियॉन्ड कास्ट लाइन विमर्श शुरू नहीं हुआ। हुँ, मैंने वो जो ओपन माइक सेशन हुआ था, तो एक बात कही थी कि सनातन समाज के हर एक जाति, हर एक समाज से उनके अंदर का एक इंटेलेक्चुअल आपको मेन मीडिया में आपको मुख्य धारा में लाना होगा और इन वामपंथियों को कुचलना होगा। जैसे जय भीम की बात करें, गुरु प्रकाश पासवान को आगे करो, जाओ बात करो इनसे जरा, आ गए तुम्हारे कम्युनिटी में, बात करो जरा इनसे, करके बताओ। वो जब लताड़ेंगे तो परेशान होंगे आप। तो जैसे ग्वाल आज सामने आएंगे, रिचुअल्स ऑफ इंडिया को आगे करो, बोला बात कर लो जरा, देख लो इनका, तुम्हारा गोत्रवध पूछ रहा है थोड़ा, क्या बात है। तो आप डरना शुरू करेंगे और यही डर जो है ना, इनको ईवीएम की तरफ लेके जा रहा है। इनको बिलीव हो गया है कि भाई इस तरह की हिंदू यूनिटी इन्होंने कभी नहीं देखी थी। जो अब चल रहा है वो अनप्रेसिडेंटेड है। तो अगर इसी तरह से हिंदू यूनाइट रहे हमारे, और ऐसा भी नहीं है सर कि अब सारे प्रयास नहीं हो सके। अब तो राहुल गांधी के तर्कस के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनके सारे तीर चल गए। उन्होंने तो मिस इंडिया का भी कास्ट पूछ लिया, पुलिस वालों का पूछ लिया, पत्रकारों का पूछ लिया, अब क्या बचा? फिर भी नहीं टूट रहा है। अब जब नहीं टूट रहा है तो फिर एक और भारत जोड़ो यात्रा होगा, फिर कम से कम माहौल बनेगा मीडिया में। इस बार राहुल गांधी मैच्योर हो गए और ये सतत प्रक्रिया है, चलती जाएगी। यहाँ पर प्रधानमंत्री के लोग बदलते जाएंगे, यही होगा। चलिए तो फिर अंत में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगला चुनाव जो मेजर चुनाव है,
दिल्ली चुनाव तो क्या है, दिल्ली चुनाव तो पास टाइम है। और क्या। दिल्ली बिहार, चुनाव तो है, अगला तो मेजर बिहार ही है। मेजर चुनाव तो अगला बिहार ही है। बिहार है तो अब 2025 में। बिहार में क्या हिंदुत्व चलेगा? देखिए सर, हमारे यहाँ चुनाव जो है ना, 14 जनवरी, आप जब पलटने वाले थे नीतीश कुमार, तब भी मैंने जेडी पर ही आकर के भविष्यवाणी की थी कि देखिए पलटेंगे, लोग मान नहीं रहे थे। 14 जनवरी के बाद दही चूड़ा मकर संक्रांति शुरू हो जाती है, मकर राशि का प्रवेश हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे राजनीति, हम लोग बड़े धार्मिक लोग हैं इस मामले में, भले जाति में बट के वोट करें, लेकिन राजनीति तो भाई साहब शुभ दिन में ही होती है, अशुभ दिन में नहीं। मकर राशि जब प्रवेश कर जाएगा, शादी विवाह सब सब कुछ लग्न शुक्ल आ जाएगा, सब उसी हिसाब से होगा सब राजनीति। अब यहाँ पर ये कि कौन जीतेगा, नीतीश जी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है, किंतु भाजपा के अंदर लीडरशिप की नहीं, कमी एंटी है। इनकम्बेंसी किसमें है भाई? प्रश्न ये है कि उनका वोट बैंक तो उनके साथ इंटैक्ट है ना। अब हाँ, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि बिहार की जो है, बिहार का चुनाव तो अंकगणित से होता है ना। अंक गणित से होता है, बिल्कुल। जिसके पास जितना नंबर है भाई, वो ठीक बात है। पर यहाँ पर एक टेक है तो सर। अंकगणित में है, जब इस बार चिराग पासवान के अंक जुड़ जाएंगे, तब तो फिर पक्का हो जाएगा ना, फिर क्या बचेगा? नहीं, पक्का तो बहुत चीज हो जाएगा, चिराग पासवान के ही से थोड़े ना जुड़ेंगे, वो पिछली बार कुशवाहा भी इस अंक में नहीं था ना शामिल, दूसरे अंक में थे वो भी, तो उनका भी जुड़ जाएगा। और उसके अलावे जो एक बड़ा अंक है, फिर तो हो गया आपका। आप 40 के पार गए नहीं कि बस काम हो गया। नहीं इसमें टेक है, जो जदयू को मुसलमान वोट करता था, इस वक्त वो प्रशांत किशोर की तरफ झुका झुका सा लग रहा है। और प्रशांत किशोर को बड़ा फील हो रहा है कि वो ओबीसी के, देखिए कई लोग प्रशांत किशोर को अलग ढंग से एनालाइज करते हैं, मैंने जो ये 4 बाईपोल हुआ उस पर एनालाइज किया। पहले चुनाव लड़ा है, पहला चुनाव लड़ा है और बाई इलेक्शन लड़ा है सर, 10% वोट मिला, कोई बुरा वोट नहीं है सर। कम से कम आम आदमी पार्टी बिहार में सपने में भी इतना वोट तो नहीं पा सकती थी, समाजवादी पार्टी ने आज तक इतना वोट नहीं पाया। वो पहला चुनाव लड़ा, बाई इलेक्शन में एक होता भी है कि आप सत्ता पक्ष के लोग को जिताना चाहते हैं, क्योंकि 7 8 10 महीना कम से कम काम हो जाए सत्ता पक्ष की तरफ से रहेगा, तो एक ये थॉट प्रोसेस होता है। फिर भी बेलागंज में 17,000 और इमामगंज में 37,000 वोट लाना मजाक नहीं, पहली बात। अब यहां पर जब मैं एनालाइज कर रहा था दोनों जगह, तो दोनों जगह जबरदस्त मुसलमानों का वोट इसको मिला है, दोनों जगह। और कह रहा है कि हम 40 मुसलमान खड़े करेंगे, 40 मुसलमानों को टिकट देंगे, इतने टिकट तो वैसे ही नहीं देता, जबकि वो मुसलमानों की पार्टी है। देखिए, बाई इलेक्शन का मैटर अलग होता है। बाई इलेक्शन में तो कुंदरकी में भी रामवीर सिंह को मिल गया, लेकिन जब स्टेट इलेक्शन होगा तो वो योगी जी के नाम पे होगा, तब तो नहीं मिलेगा। हाँ, तो इसी तरह से बाई इलेक्शन में लोकल के नाम पे मिल गया होगा। अच्छा, जब आगे होगा कि साहब के साथ नीतीश जी हैं और साथ में बीजेपी के आरजेडी। हैं, बीजेपी की सरकार है, आएगी, मिली-जुली एनडीए की सरकार है, तब थोड़े ना मिलेगा। बिहार का मुसलमान ऐसे वोट भी नहीं करता सर। आप देखिए सीमांचल में सरकार तो तेजस्वी की ही बनानी थी, लेकिन हुँ। 5 विधायक ओवैसी के जीते थे सर। हाँ, ये तो विधानसभा है, आपकी बात सही है। विधानसभा का में भी मुसलमान ऐसे वोट नहीं करता। बिहार में मुसलमान अपनी संख्या पे वोट करता है कि मेरी संख्या ज्यादा होनी चाहिए सदन के अंदर। बिहार के मुसलमान में और बांग्लादेश के मुसलमान में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों का मूल तत्व एक ही है, और दोनों जो है ना वो मानसिकता में है कैप्चर, थोड़ा मतलब सा अलग है सर। सुरजापुरी जो है वो शेख पठान के साथ नहीं जाता? ना, ये वाला नहीं होता, नहीं जाता, नहीं जाता है सर। यही टेंशन दिए हुए है बहुत सारे लोगों को। टेंशन में तो जदयू भी है, क्योंकि उसको भी कुछ मुसलमान वोट तो हमेशा मिलते थे। बोला यार ये चमत्कार हो जाएगा, विधानसभा में हमको नहीं मिलेगा, इसलिए ललन सिंह का बयान इंपॉर्टेंट है कि भले मुसलमान हमको वोट नहीं देते, लेकिन हम काम सबका करते हैं। वक्फ जो है वो इस्लामिक मुद्दा नहीं है, उन्होंने क्लियर किया कि वक्फ इस्लामिक मुद्दा नहीं है। और इस वक्त तो सारी गोलियां मोदी जी के सीने पे जो चल रही है, बिहार में ललन सिंह तान के अपनी छाती पे ले लेते, बोला ऐसे कैसे तुम कुछ छू दोगे। तो ये बता रहा है कि चीजें जो उनके हिसाब से चलनी थी वो हो नहीं पा रहा है। सोच तो रहे थे कि नीतीश कुमार मतलब बदलेंगे, चुनाव चुनाव तो नीतीश बाबू के साथ में ही लड़ा जाएगा ना? बिल्कुल लड़ा जाएगा, बिल्कुल लड़ा जाएगा, बिल्कुल लड़ा जाएगा। और ये एनडीए मुझे लगता है इंटैक्ट भी रह जाएगी, क्योंकि बीजेपी यहां पर उतनी बड़ी रीजनल फोर्स बन ही नहीं पाई है, क्योंकि बनाने के लिए आपने प्रयास नहीं किया ना।
एक बेचारा प्रयास कर रहा था तो आपने उसकी पगड़ी उतरवाई थी। अजब है। आइए जी, कह रहे थे जी, आप कुछ? बोले अजब है, लोग कहते हैं कि हम ये हो जाएगा तो पगड़ी पहनेंगे। सम्राट चौधरी ने कहा कि जब तक नीतीश जी को हटाएँगे नहीं तब तक पगड़ी नहीं उतारेंगे। अरे भाई पगड़ी उतारना कोई शान की बात थोड़ी ना मानी जाती है। पगड़ी पहनना शान की बात होती है, गज़ब है। नहीं चलिए ठीक है, जो है सो है। कहाँ है सम्राट चौधरी आजकल? वो डिप्टी सीएम है सर, अच्छा, अच्छा। बस डिप्टी सीएम है, मैंने ये कहा। कहाँ है पता नहीं। चलिए ठीक है। तो चलिए आज की चर्चा को, आज की गपशप को अब यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद।